एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप में फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है इमाइल दुर्खीम। ठीक है, इसका हमने मॉडल पेपर तैयार किया है क्योंकि 2022 में जो आपका ये प्रश्न पत्र आने वाला है, पेपर जो आपका होने वाला है, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, उनका जवाब हमें किन प्रकार से देना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत दी जाएगी। ठीक है, वीडियो थोड़ा बहुत लेट हो जा रहा है, आप लोग लगातार कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं और देख रहे थे, क्योंकि आपका पेपर शायद 15 तारीख को है, तो पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। बात करें, जब आपको प्रश्न पत्र मिल जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो पूरे प्रश्न पत्र को 3 खंड में बांट दिया जाता है। खंड आ, खंड बा और खंड सा। ठीक है, आप सभी को पता है कि खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सभी खंड के नीचे आपको नोट करके एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। जैसे खंड आ के यहाँ पे पास में आप देख सकते हैं, लिखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको जो है कितने शब्दों में देना होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो 50 शब्दों में देना होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न का पहला प्रश्न, क्योंकि इसमें आपका जो अतुलगुत्तरीय में मेरे दोस्त 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 10 के 10 को आपके जवाब देने होते हैं। एक प्रश्न करने पर आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलता है और टोटल जब आप 10 करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल मिला के 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, कितने नंबर मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दुर्खीम की प्रमुख पुस्तकों का नाम बताइए। क्या पूछ रहा है कि दुर्खीम की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, या दुर्खीम की प्रमुख पुस्तकों का नाम बताइए, ये आपका पहला प्रश्न है। तो इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार से देंगे कि दुर्खीम की प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार से हैं। पहली रचना कौन सी है, पहली इनकी रही है समाज में श्रम विभाजन, ये 1893 में आई थी। ठीक है, दूसरी पुस्तक इनकी थी समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, ये 1895 में आई थी। ठीक है, अगली तीसरी पुस्तक आई थी आत्महत्या, ये कब आई थी मेरे प्यारे दोस्तों, 1897 में आई थी। चौथी पुस्तक इनकी आई थी धार्मिक जीवन की प्रारंभ रूप, क्या प्रारंभिक रूप, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप, ये इनकी 1912 ईस्वी में आई थी। ठीक है, पांचवी पुस्तक जो इनकी आई थी वो आई थी शिक्षा एवं समाजशास्त्र, ये 1922 में आई थी। ठीक है, छठी पुस्तक इनकी आई थी समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र, ये 1924 में आई थी। सातवीं पुस्तक इनकी आई थी नैतिक शिक्षा, ये आई थी 1925 ईस्वी में। ठीक है, आठवीं पुस्तक इनकी आई थी समाजशास्त्र और संत साइमन, ये कब आई थी मेरे प्यारे दोस्त, तो ये 1925 ईस्वी में आई थी। और 9वीं पुस्तक इनकी आई थी व्यवहारवाद और समाजशास्त्र, ये 1928 में आई थी। 10वीं पुस्तक इनकी समाजवाद, ये 1928 में आई थी। ठीक है, तो ये आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक थी जो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि सामाजिक तथ्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त सामाजिक तथ्य क्या है, ये आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि सामाजिक तथ्य वह तथ्य हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित हों। सामूहिक चेतना का मतलब हुआ कि सामूहिक का मतलब हुआ जब जहाँ पे एक आदमी नहीं, दो या दो से अधिक आदमियों की बात की जाने लगे तो उसको सामूहिक कहते हैं। ठीक है, अभी आप समझ पा रहे होंगे कि क्योंकि अगर आपका कोई एक व्यक्तिगत मत होता है, कोई आपने मैटर कोई बात कही तो वो आपका व्यक्तिगत मत होता है, लेकिन आपके पूरे परिवार का मत एक ही बात वही बात कह रहे हों तो वो कौन सा हो जाता है, सामूहिक मत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये सामूहिक चेतना से संबंधित है। ठीक है, क्या है मेरे भाई दोस्त, आगे आपको लिखना है और जो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हो, क्या हो, व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हो, किसी एक आदमी की चेतना ना लेकर के चली जाए। आगे आपको लिखना होगा सामाजिक तथ्यों के दबाव से ही व्यक्ति और समूह व्यवहार करते हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो सामाजिक तथ्यों हैं उन्हीं के दबाव से ही व्यक्ति और समूह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। आगे आपको लिखना होगा सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए दुर्खीम ने लिखा है, क्या लिखा है कि सामाजिक तथ्य व्यवहार ब्रैकेट में विचार अनुभव या फिर क्रिया, व्यवहार किसको कहते हैं, विचार अनुभव या फिर क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। या किसने कहा है, आपके इमाइल दुर्खीम जी ने लिखा है। और उन्होंने आगे क्या लिखा है, एक और स्थान पे उन्होंने लिखा है दुर्खीम जी ने कि सामाजिक तथ्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक तथ्य
सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनसे व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व बनाए रखना भी उल्लेखनीय विशेषता है। या किसने कहा है? दुर्खीम जी ने कहा है एक अन्य जगह पे। ठीक है, तो आई होप ये दूसरा प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सामूहिक प्रतिनिधान, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सामूहिक प्रतिनिधान से आपका क्या आशय है, ये आपका प्रश्न है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि सामूहिक चेतना या मन से उत्पन्न विचार या अभिव्यक्ति को ही दुर्खीम सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। क्या मेरे पास दोस्त, आपकी जो सामूहिक चेतना होती है या मन से जो उत्पन्न विचार होते हैं, ठीक है, या अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब आपकी ओपिनियन, ओपिनियन जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, को ही दुर्खीम जी ने क्या कहा है? सामूहिक प्रतिनिधान कहा है। आगे आपको लिखना होगा कि सामाजिक चेतना का सिद्धांत ही सामूहिक प्रतिनिधान का स्रोत है। ठीक है, आगे लिखना होगा आपको व्यक्तिगत चेतना की अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप लोगों के मन में जिन विचारों और व्यवहारों के प्रति भावात्मक लगाव और मानसिक स्वीकृति उत्पन्न होती है, वे विचार या व्यवहार सामूहिक प्रतिनिधान कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे जो आपका सामूहिक प्रतिनिधान है ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि सावयवी एकता क्या है? सावयवी एकता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, या सावयवी एकता से आपका क्या तात्पर्य है ये आपको वहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि दुर्खीम के मतानुसार सामाजिक विकास के साथ सामाजिक सदस्य में विवेक जागृत होता जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे जैसे समाज में सामाजिक विकास होता है, ठीक है, वैसे वैसे ही साथ साथ ही जो सामाजिक सदस्य होते हैं उनमें विवेक, विवेक का मतलब होता है कैसे आपको काम करना है, विवेक जागृत हो जाता है। आगे आपको लिखना होगा वे अपने व्यक्तित्व के प्रति सचेत हो जाते हैं, उनका जो व्यक्तित्व है उसके प्रति क्या हो जाते हैं? वो सचेत हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप समाज में एकता का जन्म होता है। मतलब जो समाज है वो उसका जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि जो समाज है उसमें एकता एकता का क्या होता है? जन्म हो जाता है, लोगों के अंदर एकता की भावना उत्पन्न हो जाती है, जो सावयविक प्रकार की होती है। क्या किस प्रकार की होती है? सावयविक प्रकार की होती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा सावयविक एकता में व्यक्ति श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप अपना विशिष्ट निर्धारित कार्य करते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जो सामूहिक एकता है में जो व्यक्ति श्रम विभाजन है के परिणाम स्वरूप अपना विशिष्ट निर्धारित प्रकार्य करते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा परंतु इनका उद्देश्य समाज रूपी शरीर को दृढ़ता एवं संपन्नता प्रदान करना है। जिस प्रकार शरीर के समाप्त हो जाने पर उनके अंगों का महत्व भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार समाज की दृढ़ता की अनुपस्थिति में व्यक्ति का महत्व नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आपका सावयवी का आंसर रहा। आई होप ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि टोटम टोटमवाद को स्पष्ट कीजिए। क्या पूछ रहे हैं? कि टोटमवाद को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि दुर्खीम ने टोटमवाद को धर्म का प्रारंभिक स्वरूप माना है। क्या माना है? धर्म का प्रारंभिक स्वरूप माना है। आगे आपको लिखना होगा कि दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा क्या ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में टोमनवाद का अध्ययन कर धर्म की उत्पत्ति को स्पष्ट किया है। कहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया था? तो ऑस्ट्रेलिया में अरुंटा नामक की जनजाति थी, उसमें उन्होंने टोमनवाद का अध्ययन किया और वहाँ से उनको पता चला धर्म की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा दुर्खीम के अनुसार टोटम एक नाम भी है और यह एक प्रतीक या चिन्ह भी। ठीक है, उनके अनुसार उन्होंने बताया कि टोटम एक नाम तो देखने को मिलता ही है, ये एक प्रतीक या चिन्ह के रूप में भी हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा नाम के रूप में टोटम किसी गोत्र समूह से संबंधित वस्तु है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा यह गोत्र समूह का नाम है। गोत्र समूह का क्या है? नाम है। दुर्खीम के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि टोटमवाद नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वासों का वह समूह है जिसके द्वारा समाज, पशु, पौधों तथा अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र और अलौकिक संबंध स्थापित हो जाता है। आदिवासी
यह मानते हैं कि टोटम में अलौकिक शक्ति का वास होता है, ठीक है, वास है, जो उनके सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती है। टोटम से संबंधित विभिन्न धारणाओं, विश्वासों एवं संगठन को ही टोटमवाद कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है टोटमवाद के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट वह लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ठीक है। चलिए, छठा नंबर प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त, वो आपसे पूछ रहा है कि आत्मवाद से आप क्या समझते हैं। क्या पूछ रहा है कि आत्मवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक टाइलर हैं। कौन है मेरे प्यारे दोस्त? टाइलर महोदय हैं। उन्होंने आगे आपको लिखना होगा कि धर्म की उत्पत्ति के लिए वे आत्मा के विचार को उत्तरदायी मानते हैं, ठीक है। किसको मानते हैं? आत्मा के विचार को ही कौन? टाइलर महोदय उत्तरदायी मानते हैं कि यहीं से धर्म की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, आत्मा का ज्ञान मनुष्य को जागृत और सुषुप्त दो अवस्थाओं के कारण हुआ, ठीक है। कब हुआ? एक जागृत तो हुआ ही, और सुषुप्त का मतलब होता है जब वो अपने शरीर से आराम कर रहा हो, जिसे आप सोना भी कह सकते हैं, बेहोश भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो दो अवस्थाओं में के कारण हुआ है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा, यदि आदि मानव ने देखा कि जब वह सोता है तो वह कोई ऐसे स्थान पर चला जाता है तथा ऐसे लोगों से मिलता है जिनकी संभावना जागृत अवस्था में नहीं होती है, ठीक है। जो हमारे आदि मानव थे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि जब वो सोते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो वो ऐसी ऐसी जगहों पे चले जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जहाँ पहुँचना इनके लिए जागृत अवस्था में संभव नहीं है, जिनसे मिलना इनके जागृत अवस्था में बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा आगे आपको लिखना होगा, जिनकी मरने के बाद मनुष्य की आत्माएं प्रेत आत्मा या आध्यात्मिक शक्ति बन जाती हैं, ठीक है। आगे लिखना होगा, जिनकी मनुष्य पूजा करने लगता है। इस प्रकार प्रेत आत्माओं की पूजा एवं मृतक पूजा के रूप में ही आदिम धर्म का उदय हुआ, किंतु दुर्खीम आत्मवाद के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। टाइलर महोदय ने ये बताया है, लेकिन दुर्खीम क्या करते हैं? इस चीज़ का बहिष्कार करते हैं, वो इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके आत्मवाद के बारे में था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जो आपका 7वां नंबर प्रश्न है, वो पूछा गया है कि दुर्खीम के अनुसार धर्म के प्रकार्य बताइए। क्या मेरे प्यारे दोस्त? धर्म के प्रकार्य आपको बताना है। तो दुर्खीम ने धर्म के निम्नांकित प्रकार्यों का उल्लेख किया है। पहला आपका नंबर डाल देना होगा, 1 नंबर। वहाँ पे आपको लिखना होगा, धर्म ही समाज के लोगों को सामूहिक जीवन में भाग लेने के लिए तथा अनुशासन में रहने की प्रेरणा देता है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो धर्म है, ये हमें समाज के जितने भी लोग हैं उनको सामूहिक जीवन में भाग लेने के लिए। अब आपके जितने भी गांव के लोग होंगे या जिस शहर में, जिस मोहल्ले में आप रह रहे होंगे, वहाँ के लोग इकट्ठे कब होते होंगे? जब अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे तो दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, इन सब समय पे मिलते होंगे। मुस्लिम धर्म से तो ईद वगैरह पे, ये सब पे आप मिलते होंगे, ठीक है। मुहर्रम ईद पे इकट्ठा होते होंगे। तो ये क्या करता है कि ये पूरे जो समाज है उसको सामूहिक जीवन में भाग लेने के लिए करता है और अनुशासन में रहने की प्रेरणा देता है। आप कोई काम क्यों नहीं करते हैं? मान लीजिए आप किसी भिखारी को मार दें, ठीक है, तो आपके मन में क्या आता है? ये तो आता नहीं कि ये भी फिर से हमसे आके बदला लेगा, हमको मारेगा, हमको ये होगा वो होगा। नहीं, आपको लगता है बेचारा वैसे खाने से मर रहा है, ऊपर वाला क्या करेगा मेरे साथ? अगर मैंने इसको यहाँ पे भगा दिया, मार दिया, तो फिर हमारे साथ क्या होगा? धर्म हमारा ये नहीं कहता कि हमें ये करना चाहिए। धर्म हमारा कहता है कि जो कोई भी आए, अगर वो भूखा है तो उसे हमें क्या देना चाहिए? खाना देना चाहिए, उसकी भूख को मिटाना चाहिए, उसके ज़रूरतों को जितना तक हो सके आपको पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या करता है कि 1 मिनट। हाँ, ठीक है। तो ये हमें क्या करता है? अनुशासन में भी रहने की क्या करता है? प्रेरणा देता है, ठीक है। चलिए,
आगे आपको लिखना होगा दूसरा नंबर डाल के कि धर्म सामाजिक एकता को बनाए रखना है। धर्म क्या है? ये सामाजिक एकता को बनाए रखता है। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि कहीं पे कोई भी फंक्शन हुआ धार्मिक, तो वहाँ पे लोग सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हर घर से कोई ना कोई ज़रूर आता है, या तो पूरे घर वाले आ जाते हैं, लेकिन आता ज़रूर है कोई ना कोई, ठीक है। क्योंकि जो लोग एक धर्म तथा धर्म से संबंधित संस्कारों, विश्वासों एवं कृतियों में विश्वास करते हैं, उनमें हम की एवं एकता की भावना पाई जाती है, ठीक है। तीसरा नंबर आपको डाल के लिखना होगा कि धर्म ही समूह को पुनर्जीवन प्रदान करता है। धर्म ही क्या करता है? समूह को पुनर्जीवन प्रदान करता है। कहीं पे आप देखें तो जिनसे झगड़ा हुआ होता है वो एक साथ कभी आपको बैठे नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन धर्म एक ऐसी जगह है, कहीं पे आप दुर्गा पूजा में जाएं, गणेश चतुर्थी में जाएं, ईद में जाएं या फिर मुहर्रम वगैरह में जाएं, तो लोग वहाँ पे ज़रूर मिलते हैं, बातें चीतें करते हैं, भले ही उनसे झगड़ा हुआ हो तो, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये जो समूह को है वो पुनर्जीवन प्रदान कराता है। आगे आपको लिखना होगा कि समय समय पर धार्मिक उत्सवों को मनाने से समाज का विचार व्यक्ति के मन में गहरा बैठ जाता है, ठीक है। चौथा नंबर डाल के लिखना होगा धर्म संवेगों, क्या मेरे प्यारे दोस्त? धर्म संवेगों और भावनाओं को संतुलित रखता है। धर्म क्या करता है? जो हमारे संवेग का मतलब हुआ हमारे इमोशंस, ठीक है। हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को संतुलित रखता है, ठीक है। जैसे आप कहीं पे भावनाओं में नहीं बह पाते हैं, कोई भी चीज़ें, कई चीज़ें आप करने का मन कर रहा होगा आपका, लेकिन आपका यही धर्म है जो आपको रोक देता है कि नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए, ये क्या है? गलत है, ठीक है। वहाँ पे आपको किसी का डर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप रुक जाते हैं, तो उसका कारण केवल यही है, ठीक है। वह वर्तमान को अतीत से तथा व्यक्ति को समूह से जोड़ता है। कौन? धर्म। आई होप ये आपका धर्म के दुर्खीम के अनुसार धर्म के प्रकार के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी प्राप्त प्रदान हो गई होगी, ठीक है। चलिए, आठवां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि दमनकारी कानून किसे कहते हैं, या फिर दमनकारी कानून क्या है? ये आपका आठवां नंबर प्रश्न है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि दमनकारी कानून एक प्रकार से सार्वजनिक कानून कहे जा सकते हैं। कौन से कानून? सार्वजनिक, मतलब जो सभी के ऊपर लागू करते हों। आगे आपको लिखना होगा ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? दो प्रकार के होते हैं। एक तो दंड संबंधी, जिनका संबंध कष्ट देने, हानि पहुंचाने, हत्या करने तथा स्वतंत्रता आदि का हनन करने से है। किससे है? पहला आप क्या होता है कि आप किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, हानि पहुंचा देते हैं, या उसकी हत्या करवा दी जाती है, या उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। मतलब कहीं ऐसे जगह पर बिठा दिया जाता है जहाँ से उसको निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है, और वहाँ पे उसकी स्वतंत्रताएं क्या कर ली जाती हैं? छीन कर ली जाती हैं, ठीक है। जिन्हें संगठित दमनकारी कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? संगठित दमनकारी कानून कहते हैं, ठीक है। कुछ दमनकारी कानून ऐसे होते हैं जो संपूर्ण समूह में नैतिकता के आधार पर व्याप्त होते हैं। इन्हें दुर्खीम ने व्याप्त कानून कहा है। क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त? व्याप्त कानून कहा है, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि प्रतिकारी कानून क्या है, या प्रतिकारी कानून किसे कहते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, ठीक है। बार बार कहना न पड़े, और आप लोग समझदार भी हैं, मैच्योर भी हैं, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आप भावनाओं को समझें और हमारी मदद करते रहें, और मैं भी आपका क्या करता रहूँगा? लगातार मदद करता रहूँगा। ध्यान दीजिए जिनका भी पेपर हो गया हो, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपका जो है पेपर हो ही चुका है, और मैंने सारा पेपर डाल ही दिया है। चौथा पेपर जो है हो सकता है आज या कल में आपको मिल ही जाए। तो चलिए, यही कहना था कि आपका जो पेपर हो गया है वो हमें भेज दें, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आपके सारे पेपर हमारे पास हैं, चौथा पेपर भी आ चुका है, वो भी मैं आपके पास भेज दूंगा, ठीक। चलिए, आपका क्या पूछ रहा था? 9वां नंबर प्रश्न कि प्रतिकारी कानून किसे कहते हैं। इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि कानून का दूसरा प्रकार प्रतिकारी कानून व्यवस्था है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? प्रतिकारी कानून व्यवस्था है। ये क्या है? कानून का दूसरा प्रकार है, ठीक है। ये कानून व्यक्तियों के संबंधों से उत्पन्न होने वाले असंतुलन को सामान्य स्थिति प्रदान करते हैं, ठीक है। इस वर्ग के अंतर्गत दीवानी कानून, व्यवसायिक कानून, संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून आदि सम्मिलित हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आपका प्रतिकारी कानून है, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है आदर्श शून्यता की अवधारणा क्या है, या फिर आदर्श शून्यता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इसकी जानकारी आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि आदर्श शून्यता की अवस्था में
व्यक्ति व्यवस्थित और अनियंत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यवस्थित और अनियंत्रित हो जाता है। आज के आधुनिक जटिल और औद्योगिक समाज में श्रम विभाजन और क्या मेरे प्यारे दोस्त, विशेषीकरण के करण में वृद्धि हो गई है। क्या हुआ है कि आपके जो श्रम विभाजन है और औद्योगिक समाज में जो श्रम विभाजन है और विशेषीकरण है, इसमें क्या हो गई है? आपको वृद्धि देखने को मिलती है। आगे आपको लिखना होगा, अतः लोगों के पारस्परिक संबंधों का उचित नियमन और नियंत्रण नहीं हो पाता है। आगे आपको लिखना होगा, समाज में आर्थिक व्यवस्था और लोगों में स्वच्छंदता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अव्यवस्था, आर्थिक अव्यवस्था पाई जाती है। मतलब किसी के पास जो है अपार धन है और किसी के पास कोई बेचारा खाने को मिल रहा है, तो यही क्या होता है? आर्थिक अव्यवस्था पाई जा रही है और स्वच्छंदता पाई जा रही है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, लोग अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के नियमों की अवहेलना करने लगते हैं। ठीक है, सही बात है। अगर आपकी जो आवश्यकता है उसको आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये हमें चाहिए, लेकिन इससे दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो चाहिए वो चाहिए, नुकसान हो रहा है तो उसका हो रहा है ना, आपका थोड़ी ना हो रहा है। तो ये यहाँ पे नियम पाया जाता है। ठीक है, अवहेलना करने लगते हैं। आगे आपको लिखना होगा, वे समाज विरोधी आचरण करने लगते हैं। क्या करते हैं? समाज से अलग होकर के उन काम को करने लगते हैं। समाज में जब तीव्र गति से परिवर्तन होने लगता है, तभी नैतिक आदर्श चरमरा जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? जो नैतिक आदर्श होते हैं ये चरमरा जाते हैं जब क्या होता है? तीव्र गति से समाज में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, और समाज में स्थापित नियम टूटने लगते हैं। ठीक है, जब तक नए नियम एवं आदर्श पुनः स्थापित नहीं हो जाते, लोग अराजकता की स्थिति में समान विरोध आचरण करते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, इस स्थिति में धर्म की स्थिति क्षीण हो जाती है और नैतिकता का स्तर गिर जाता है। दुर्खीम ने आदर्शहीनता के सिद्धांत के आधार पर समाज विरोधी व्यवहार की व्याख्या की है, और उन्होंने क्या कहा है? यह अवधारणा समाज में व्याप्त नैतिक अराजकता की स्थिति को प्रकट करती है। ठीक है, तो आई होप ये आपका आदर्श शून्यता वाला भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए, तो आपका जो ये लघुत्तरी वाला सेक्शन है, ये 10 के 10 प्रश्न जैसे ही समाप्त होते हैं, यहीं पे ये सेक्शन समाप्त हो जाता है, और यहीं से मेरे प्यारे दोस्त खंडवा अर्थात लघु उत्तरीय वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आपका जो अगला वीडियो है वो आपको कल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जल्दी ही, और तैयारी अच्छे से करते रहो, नंबर अच्छे से लाओ, फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपके कितने परसेंट नंबर आए हैं और आप इन चीज़ों से कितना लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, जिससे हमको भी खुशी मिलती है कि हमारे पढ़ाए हुए चीज़ें आ रही हैं, हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हम प्रश्न पत्र को लगातार देख भी रहे हैं, और हमें लग भी रहा है कि जितना हम पढ़ाते हैं उनमें से 80%, 70 से 80% क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पढ़ाए आ ही जाते हैं। ठीक है, ये केवल मॉडल पेपर का प्रभाव है। ठीक है, अगर हमने पूरा पढ़ाया होता तो शायद आप 90-95 करके आते, कोई पक्का नहीं था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।